हाय चैंपियंस। तो आज हम इकोनॉमिक्स की टॉपर आंसर शीट को एनालाइज करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें सीबीएसई ने कोई स्टेटमेंट दे रखी थी और उन्होंने बोला था कि आपको स्टेटमेंट से या तो अग्री करना है या फिर डिसअग्री करना है। तो इस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने अग्री किया है विद द गिवन स्टेटमेंट। तो पहले उसने इस आंसर शीट में देखो अग्री किया है कि येस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, पहले उसने येस बोला, उसका रीज़न बताया, अब वो उसके बाद उसके रीजंस बताने वाला है। जैसे कि इसने यहाँ पर 4 रीजंस बता रखे हैं, ठीक है, और इसने बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट वाइज लिखा है। और इसके साथ साथ आप ये देख पा रहे होगे कि इसने कीवर्ड्स भी अंडरलाइन करे हैं, जैसे कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट में उसने किया हुआ है हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। ठीक है, फिर नेक्स्ट में उसने किया इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, और फिर 4th पॉइंट में उसने हाईलाइट कर रखा है डायरेक्टली जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो इस स्टूडेंट ने अपने आंसर शीट में अंडरलाइन करें। तो हमने इसमें यह देखा है कि पहले उस बच्चे ने इस स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट थी, उससे उसने अग्री करा। उसके बाद उसने उसका अग्रीमेंट के बाद उसने बताया कि वो क्यों अग्री कर रहा है, फिर उसके उसने 4 रीजंस दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट के आंसर शीट में कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन था। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि उसने सबसे पहले बताया कि उसके पास क्या क्वेश्चन में गिवन था, उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि एमपीसी की वैल्यू क्या है। ठीक है, और उसके बाद उसने फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसने एंड में जाकर उसने जब ये लिखा चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, उसने ये बताया भी है कि चेंज इन आई हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है और चेंज इन वाई हमारा चेंज इन इनकम होता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे आपने बहुत अच्छे से लाइंस छोड़ के करनी है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए। देखो इसमें इसने इस न्यूमेरिकल में कितनी सारी लाइंस छोड़ी हैं ताकि न्यूमेरिकल अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि जब बच्चे यूजुअली न्यूमेरिकल करते हैं तो आंसर शीट बिल्कुल मिस हो जाती है उनकी। और अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना भी चाहते हो, यू कैन जस्ट यूज़ योर राइट रफ कॉलम, बना लो उसको और वहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हो। और एंड में इसने ये बताया भी है कि सो द टोटल इंक्रीज इन इनकम इज बाय 4000 करोड़। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी मेंशन होनी चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एक कोई गिवन स्टेटमेंट थी और उसमें हमें अग्री या डिसअग्री करना था। तो इस स्टेटमेंट में उसने इसको रिफ्यूट करा है और ये स्टेटमेंट थी एक्सेस डिमांड से रिलेटेड। ठीक है, एक्सेस डिमांड से रिलेटेड थी, जिसमें उसने बताया कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। ठीक है, वो क्या सिचुएशन है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो जाती है फ्रॉम एग्रीगेट सप्लाई। और उसमें उसने कीवर्ड को भी अंडरलाइन करा है, जिसमें हमने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको उसने अंडरलाइन भी किया है। और उसके बाद उसने ये भी कंक्लूड किया है कि देयरफॉर एक्सेस डिमांड डजंट create greater employment opportunity, instead it leads to rise in the general price level। और यहाँ पर भी देखो उसने doesn't create greater को, ठीक है, अंडरलाइन किया है और उसके साथ साथ उसने जनरल प्राइस को भी अंडरलाइन किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी एक नीट टेबल है। जो हमारा हेडिंग्स हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में है, कैपिटलाइज हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद उसने पहले मीनिंग दिया है, दोनों का मीनिंग दिया और दोनों के ही मीनिंग में उसने कीवर्ड्स अच्छे से अंडरलाइन करे हैं। उसके बाद उसने इन दोनों का ही नेचर बताया है और सिमिलरली नेचर में भी उसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है। ठीक है, नेक्स्ट उसने किया है प्रोविजन का, उसमें भी कीवर्ड्स अंडरलाइंड है। ठीक है, ऐसे ही पूरी डिफरेंस में कीवर्ड्स आर अंडरलाइंड, नीट एंड टाइडी उसने टेबल बनाई है और उसके साथ साथ जो हमारी हेडिंग्स है वो कैपिटलाइज्ड हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इनफॉर्मल सेक्टर का और उन्होंने पूछा होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। ठीक है, और इस सेक्टर से क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर पहले तो उसने ये बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ होता है, जैसे वो प्राइवेट सेक्टर हो गया है ना, जहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर किए जाते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे पहले हमने मीनिंग बताया है। ठीक है, और उसके बाद हम मीनिंग के बाद हम बताएंगे कि क्या क्या सेवरल प्रॉब्लम्स इस सेक्टर से रिलेटेड हैं। एंड वर्कर्स दीज जनरली डू नॉट गेट द रेगुलर इनकम। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि उन्हें रेगुलर इनकम नहीं मिलती। ठीक है,
तो ये सारे कीवर्ड्स हर पॉइंट में अच्छे से उसने अंडरलाइन करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है कि लेबर लॉज जनरली डू नॉट अप्लाई टू दिस सेक्टर, तो जितने भी हमारे लेबर लॉज है वो इनफॉर्मल सेक्टर में अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसने उसको अंडरलाइन किया है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसने इसको भी अंडरलाइन किया है। फिर लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को भी उसने अंडरलाइन किया है। इसमें उसने फिर से अंडरलाइन किया है एक इंपॉर्टेंट लाइन को, विच इज डू नॉट मेंटेन एनी फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड हियर इज ऑल्सो आउटडेटेड, कि जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वो भी आउटडेटेड होती है। भी उसने यही किया कि उसने जॉब सिक्योरिटी को अंडरलाइन किया है, डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, है ना, तो ये सब उन्होंने अंडरलाइन किया। और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन भी दी है कि सो वी मे से दैट द इनफॉर्मल सेक्टर सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट। तो उन्होंने नीचे पहले क्या किया, पहले इनफॉर्मल सेक्टर का मीनिंग बताया, फिर उसके प्रॉब्लम्स बताए, और प्रॉब्लम्स के बाद उसकी एक कंक्लूजन भी दी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक आंसर को प्रेजेंट करने का। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग बताना है, एंड उसके बाद आप फर्दर क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बात हो रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं नहीं होते हैं द नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसने जैसे बताया और उसको अंडरलाइन भी किया है इस स्टूडेंट ने कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और उसका रीज़न भी बताया है कि क्यों नहीं होता है, और फिर उसने ये बताया कि बेनिफिट है क्या नहीं है। फिर उसने इसमें ये फिर से अंडरलाइन किया है ट्रांसफर पेमेंट्स को, नो डायरेक्ट बेनिफिट को। ठीक है, ये सब उसने ऐड किया है। सेकेंड पॉइंट है इसका परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, कि जो हमारा परचेज ऑफ गुड्स है फॉरेन टूरिस्ट का, क्या वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो इसने जैसे बताया कि हाँ वो इंक्लूड होगा। ठीक है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों होगा उसका रीज़न भी बताया है उसने, और उस रीज़न के साथ साथ उसने उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करा है, जैसे एक्सपाउंड्स फॉर द नेशंस। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने नेट एक्सपोर्ट्स को भी इसमें अंडरलाइन किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस पे है, और इस में उसने सबसे पहले ये बताया है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस होता क्या है। उसके बाद उसमें उसने एज यूजुअल हमारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। ठीक है, और उसके बाद उसने ये बताया है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्सली। आप आंसर का फ्रेमवर्क देखो कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो ये मीनिंग दे रहा है, मीनिंग के बाद वो ये बता रहा है कि क्या मेरिट्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही पॉइंटर्स आ गए और इसमें भी सारे कीवर्ड्स उन्होंने अंडरलाइन करे, और उसके बाद फिर से एक कंक्लूजन आ गई। और फिर उसने बोला कि हेंस एनवायरमेंटल क्राइसिस जनरली अराइज आउट ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन, की क्यों होता है उसने पहले जब बताया, और फिर उसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा, और कंक्लूजन में भी उसने उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन चाइना। तो जो कैंपेन की बात हो रही है उसका एम बहुत अच्छा है कि उसने इसमें एम मेंशन करा है कि उसका एम क्या था, राइट। और उसके बाद उसने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, ये जो कैंपेन थी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। अब उसकी क्या प्रॉब्लम थी, पहला कि सीवियर ड्राउट था। सीवियर ड्राउट में उसने फिर से मेंशन किया है कीवर्ड्स को, जैसे ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल जो थे वो मर गए थे। उसके बाद हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रशिया के साथ वो बताया गया है इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर से उसने एक कंक्लूजन दी है कि जो ये कैंपेन थी ये फेल क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ऑब्स्टिकल्स आए थे उसमें। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करें एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की। फिर से हम उसमें जैसे कि मीनिंग बताएंगे, इस स्टूडेंट ने पहले मीनिंग बताया है, फिर जो हमें डेटा टेबल में गिवन था उससे उसने कुछ चीज़ें इन्फर करी हैं, मतलब वहाँ से उसने इंटरप्रेट करी हैं, तो अब वो डिस्कस करेगा आंसर में। जैसे कि उसने नंबर 1 बताया है कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में क्या हुई थी, 1.2% हुई थी 2015 में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा थी, फार अबव देन चाइना एट 0.5% ओनली। सो इंडिया विटनेस अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, फिर से उसने एक पॉइंट बताया जिसमें 1 चाइल्ड नॉर्म की बात करी गई है, जो 1970s लेट 1970s में इंट्रोड्यूस हुई थी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर उसकी भी बात की हो गई है, और उसके साथ साथ अगेन द कीवर्ड्स आर अंडरलाइन। आप देख रहे हो कि आंसर की प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, यहाँ पर कितना नीट है सब कुछ, हेडिंग्स बहुत अच्छे से दी गई हैं, डेटा बहुत अच्छे से शो किया गया है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड है इस पेपर में। आपने भी ऐसी ही आंसर शीट अपनी बनानी है इकोनॉमिक्स की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
ठीक है, यहाँ पर फिर से उन्होंने ये बताया कि इंडिया डिड नॉट विटनेस, उसको उन्होंने अंडरलाइन करा है। ठीक है, इलिटरेसी को भी अंडरलाइन किया है। फिर ऐसे ही 4th पॉइंट हम, और उसके बाद फिर से एक छोटी सी उन्होंने कंक्लूजन दे दी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी बात हो रही है बैंक रेट की। तो बैंक रेट होता क्या है वो इन्होंने अच्छे से उसको डिफाइन किया है। उसके साथ साथ सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन है, जैसे लीड फंड्स, लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है विद बैंक रेट। ठीक है, उन्होंने वो बताया है। उसके बाद उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं अपने कि द RBI ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द बैंक रेट, इट विल मेक द बोरिंग्स। तो जब वो बैंक रेट बढ़ा देगा RBI जब बैंक रेट बढ़ा देगा RBI तो क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट कैसे कवर होगी, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया इस आंसर में। और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया और कंक्लूजन में भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें वही न्यूमेरिकल है और इसने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट is equal to the gross value added at market price, consumption of fixed capital and net direct taxes। ठीक है, और ये पूरा कितने अच्छे से आप देखो कितना वेल प्रेजेंटेड है, कुछ भी इसमें क्रॉस नहीं हुआ है, कुछ ओवर राइटिंग नहीं है, बहुत अच्छे से वेल प्रेजेंटेड ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें उन्होंने सब बताया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस सिंगल यूज ऑफ प्रोवाइडेड गुड्स, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से वेल प्रेजेंटेड है, लाइंस बहुत अच्छी से छोड़ी हैं, कोई कंजूसी नहीं करी है विद द यूजेज ऑफ शीट्स। आपने भी अपने न्यूमेरिकल्स ऐसे करने हैं। और फिर उन्होंने नीचे एक बहुत अच्छी चीज़ करी है कि एक नोट डाला है कि सिंस सब्सिडीज आर नॉट गिवन दे आर कंज्यूम टू बी जीरो, क्योंकि सब्सिडीज है ही नहीं तो उसकी वैल्यू जीरो है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी विच इज़ ऑफ 5000। तो अगर ऐसा ही आपके पास भी कोई फुल फ्लेज न्यूमेरिकल आता है तो आपने भी उसके जितने भी नोट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने ज़रूर से मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इसमें ही आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स उन्होंने बताया है मीनिंग। ठीक है, उसमें भी उन्होंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके पॉइंट्स हो गए और फिर कंक्लूजन आ गया और फिर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का। सो डिफ्लेशनरी गैप में सबसे पहले हमने देखा कि उसका मीनिंग क्या है, क्यों होता है ना, और उसके बाद हम बताएंगे कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसका उन्होंने जैसे मेजर्स बताए हैं कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारे जितने भी उन्होंने एक्सप्लेन करे। पहले उन्होंने रेपो रेट बताया क्या होता है, ठीक है, उसके बाद उसके पॉइंट्स बताए, उसके बाद हम आते हैं हमारे रिवर्स रेपो रेट पे। फिर उन्होंने रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया, उसके सारे पॉइंट्स बताए, एक कंक्लूजन दी। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा इस स्टूडेंट का कि इसने देखो कितने बढ़िया तरीके से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है इस पूरे क्वेश्चन की कि बिफोर क्या हुआ था और आफ्टर क्या हुआ। मतलब जब हमने मेजर्स नहीं लिए थे तो हमारी सिचुएशन क्या थी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या सिचुएशन थी, कैसा डिफ्लेशनरी गैप था, और जब हमने वो मेजर्स यूज़ करे है ना तो उसके बाद हमारा क्या आया। तो ये बहुत अच्छी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको बहुत अच्छे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब इसमें तो आप नंबर आप कोई काट ही नहीं सकता है आपका। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने भी ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना है। फिर से हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारी बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर उसने वही किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले उसने डेफिनेशन बताई है, फिर उसमें क्या क्या आता है, रोडवेज, रेलवेज वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हमारे PM गति शक्ति स्कीम के। ठीक है, और उसके एम्स हैं वो पॉइंट्स में बताए हैं, और उसके साथ साथ एक हमारी कंक्लूजन है। यही हमारा था टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस। और आपने जैसे देखा कि कितनी ब्यूटीफुली आंसर शीट को लिखा गया है, इसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं है, डायग्राम्स बहुत अच्छे प्रेजेंटेड हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स कितने अच्छे से प्रेजेंटेड हैं। और आपको इसको देखकर यही लग रहा होगा कि ये कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करी है इस बच्चे ने, ये आप भी कर सकते हो। और ये बहुत मतलब इतनी खूबसूरत
हैंड राइटिंग है, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, न्यूमेरिकल्स में यूजुअली बच्चे बहुत ज़्यादा शीट वेस्ट कर देते हैं या फिर ओवर राइटिंग बहुत कर देते हैं, वो नहीं है इस आंसर शीट में। हर चीज़ को क्रिस्प तरीके से इस बच्चे ने जवाब दिया है, डायग्राम्स बनाए हैं और बहुत अच्छे से एक उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बनाई है। आप एक फ्रेमवर्क देखो इस बच्चे का कि पहले जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका पहले तो मीनिंग है, मीनिंग के बाद वो रीजंस दे रहा है या फिर उसके मेरिट्स दे रहा है या फिर उसके प्रॉब्लम्स दे रहा है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसके बाद ये बच्चा एंड में एक कंक्लूजन भी दे रहा है। उसके साथ साथ उसने हर एक पॉइंट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन किया है। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स की आंसर शीट कैसे लिखनी है, कैसे आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए अपने आंसर शीट की। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। बस आपने एक अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपके फॉर्मूलाज सही होने चाहिए, आपकी कंक्लूजन्स अच्छी होनी चाहिए और आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर शीट बहुत बढ़िया होनी चाहिए।